हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी आरओ को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज होने वाली है ध्येय आईएएस की, यहाँ पर टेस्ट सीरीज को आज हम कवर करने वाले हैं। ध्येय आईएएस में ऑलरेडी हम बहुत सारे मल्टीपल्स क्वेश्चनों को लगा चुके थे, लेकिन आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ पर आपको सामान्य अध्ययन मतलब कि जीएस प्लस आपका करंट अफेयर्स और करंट अफेयर जुलाई अगस्त 2024 यहाँ पर सारा करंट अफेयर्स एक एक करके पीडीएफ्स में आता जाएगा और अब यहाँ पर करते चले जाएंगे। शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ से, लेकिन जल्दी इस चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम 50 क्वेश्चन तक पिछली वीडियो में लगा चुके थे। आज हमारे जो क्वेश्चन होंगे 51 से आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, राइजोटॉप परियोजना का उद्देश्य क्या है। राइजोटॉप परियोजना का कह रहा है कि उद्देश्य बताओ क्या है। तो हम सीधी सी कहेंगे गैंडे के अवैध शिकार को रोक लगाने के लिए राइजोटॉप परियोजना के लिए इसको चालू किया गया है। और ये जो परियोजना है दक्षिण अफ्रीका से शुरुआत की गई है। कहां से? साउथ अफ्रीका से इस परियोजना की जो है शुरुआत को किया गया है। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। राइजोटॉप परियोजना गैंडे के अवैध शिकार पर अंकुश लगाने के लिए और साउथ अफ्रीका से इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट आता है कि डार्क ऑक्सीजन से आप क्या समझते हैं। भाई डार्क ऑक्सीजन से आप क्या समझेंगे? तो हम कहेंगे डार्क ऑक्सीजन से सूर्य के प्रकाश के बगैर गहरे समुद्र में बनने वाली जो ऑक्सीजन होती है उसको हम डार्क ऑक्सीजन कहते हैं। आपको पता होगा, मान लो कि ये जल का धरातल है और यहाँ से मान लो डार्क स्पेस स्टार्ट होता है जहां से सूर्य की जो है किरण नहीं पहुंच पाती है, और यहाँ पर अगर ऑक्सीजन बनती है उसी को हम क्या कहते हैं? डार्क ऑक्सीजन के रूप में इसको हम समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पर सही है? कथनों की बात करते थे यहाँ पर हम। तो बैगनी रंग के प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है वह सबसे अधिक होने के कारण इसका विचलन तथा प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो सबसे कम हो गया, सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा कहता है लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होने के कारण इसका विचलन और प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, तो ये उल्टा लिखा है, तो ये भी गलत है। तो पहला और दूसरा दोनों ही गलत है, तो ना तो एक सही है ना ही दूसरा वाला यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो सही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कितने कथन सही हैं ये बताना है। कितने कथन सही है, बात कर लेते हैं कितने कथन सही है। हम अगर कथनों की बात करें यहाँ पर, हम किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। क्या कह रहा है? अगर किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखना है तो समतल दर्पण के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है व्यक्ति के लिए कितनी ऊंची है? आधी होनी चाहिए। बिल्कुल बात ठीक है ना? बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा कहता है मृग तृष्णा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। जो मृग तृष्णा है वो क्या होगा? वो आंतरिक परावर्तन के कारण होता है क्या? हाँ बिल्कुल, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, तो हम कहेंगे ठीक है। तीसरा है यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के लंबवत किसी चाल से दर्पण के समीप आता है तो उसे अपना प्रतिबिंब चौगुनी चाल के पास आता हुआ प्रतीत होता है। तो देखो, कोई अगर समतल दर्पण में बना वस्तु का प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। कितनी? दर्पण है उसके पीछे कितना? उतनी ही दूरी पर बनता है, ना कि चौगुनी। तो हम कहेंगे यहाँ पर केवल हमारे दो ऑप्शन सही हैं, दो कथन सही हैं, जबकि तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है कितने कथन यहाँ पर सही है। बात करते हैं। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से छोटा सीधा आभासी बनता है। बिल्कुल ठीक है। जो उत्तल दर्पण होता है अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से छोटा सीधा आभासी बनेगा। बिल्कुल ठीक। दूसरा कहता है गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग नहीं, उत्तल दर्पण का नहीं होता है, बल्कि कौन से? अवतल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है। तो दूसरा वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। तीसरा है बड़ी फोकस दूरी वाला जो अवतल दर्पण है उसको दाढ़ी बनाने के लिए उपयोगी होता है। हम कहेंगे हाँ तीसरा सही है। तो 1 3 सही है, तो हम कहेंगे केवल 2 कथन सही है हमारे, बाकी के ऑप्शन जो थे वो गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं साबुन तथा अपमार्जक के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। साबुन तथा अपमार्जक के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है कथन कौन से यहाँ पर सही है। बात करें दोनों ही जैव अवघटनीय है। क्या दोनों जैव घटनीय होते हैं? नहीं, दोनों जैव घटनीय नहीं होते हैं, तो पहला गलत है। दूसरा कहता है दोनों केवल मृदु जल में ही झाग बनाते हैं। तो मृदु जल में ही झाग बनाएंगे, ये तो गलत हो जाएगा ना, है ना? ये तो क्या हो जाएगा? ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा वाला भी गलत है। तो पूछा है कौन सा कथन सही है, तो ना तो पहला सही है ना ही हमारा दूसरा सही है, तो डी वाले पे हम यहाँ पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करना है इनमें से कितने कथन यहाँ पर भी सही है, कितने कथन हमारे सही। चलिए बात करते हैं।
एथेनॉल जो है एक जैव ईंधन है। कैसा? एक एथेनॉल एक जैव ईंधन है। इसका उपयोग पेट्रोल के साथ मिश्रण के रूप में किया जाता है। इसका क्या किया जाता है? पेट्रोल में मिलाकर वाहनों के ईंधन के रूप में इसका उपयोग जो है किया जाता है, जिससे क्या होता है? जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता जो है वो कम होगी हमारी। हम कहेंगे पहला सही है। एथेनॉल पर्यावरण के लिए हानिकारक है। अब एथेनॉल पर्यावरण के लिए हानिकारक कैसे होगा? अपेक्षाकृत कम हानिकारक है। हानिकारक तो है लेकिन कम हानिकारक है, और इसका जो उपयोग है वो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को बढ़ाता है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करता है, ना कि बढ़ाता है। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा कहता है कि एथेनॉल का जो उत्पादन है मुख्यतः फर्मेंटेशन प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। किस क्रिया के द्वारा? फर्मेंटेशन क्रिया के द्वारा जो है वो किया जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स को खमीर द्वारा एथेनॉल में परिवर्तित जो है किया जाता है। तो हमारा तीसरा वाला भी करेक्ट है। तो 1 और 3 सही है, तो 2 कथन यहाँ पर सही है, जबकि दूसरा वाला जो कथन है वो गलत लिखा है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को बढ़ाने की बात कर रहा है, जबकि वह बढ़ाता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें और इनमें से कितने कथन जो हैं वो सही हैं। यहाँ पर भी पूछ रहा है कितने कथन सही हैं। बात करते हैं, न्यूरॉन्स जो होते हैं वो तंत्रिका तंत्र की मुख्य इकाई होते हैं। तंत्रिका तंत्र की मुख्य इकाई होते हैं क्या? न्यूरॉन्स जो होते हैं, है ना। तो ठीक है, दूसरा देख लेते हैं पहले। किडनी शरीर से विषैले पदार्थों को हटाने में मदद करती है। किडनी जो होती है शरीर से विषैले पदार्थों को हटाने में मदद करती है। अब जो किडनी है, पहले तो ये समझो मानव का रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो सामान्य रूप से 7 पीएच मान जो है 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है, जहां पर रक्त का पीएच मान कितना बताया जा रहा है? 6.4 बता रहा है, तो ये गलत है पहले तो, है ना। तो यहाँ पर पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। अब दूसरा कथन क्या था? किडनी शरीर में विषैले पदार्थों को हटाने में मदद करती है। हाँ, फिल्ट्रेशन का काम करती है, फिल्टर करती है, पेशाब को माध्यम से बाहर निकालने का जो कार्य करती है। तो हम कहेंगे हाँ दूसरा ठीक है। और न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र की मुख्य इकाई है, हम कहेंगे ये भी ठीक है। तो 1 और 2 सही है, तो हम कहेंगे केवल 2 कथन यहाँ पर सही थे हमारे। तीसरा वाला जो कथन था वो हमारा गलत था। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, नेशनल इन्वेस्टिगेशन आपकी अथॉरिटी कह सकते हो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी या एजेंसी जो भी कहना हो, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सही नहीं है, मतलब गलत है। तो ढूंढ लेते हैं इनमें से कौन सा। इसकी स्थापना 2008 में नहीं की गई थी, इसकी स्थापना 2019 में की गई थी। कब की गई थी? 2019 में इसकी स्थापना को, सॉरी 2019 में संशोधन किया गया था, सॉरी। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। कब की गई थी? 2009 में की गई थी। 2019 में इसमें संशोधन किया गया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन गलत है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, बिल्कुल ठीक लिखा है। अपराध की अन्वेषण में न केवल भारत के अंदर बल्कि भारत के बाहर भी एनआईए के अधिकारियों को पुलिस अधिकारियों के बराबर ही अधिकार प्राप्त होते हैं। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। इसके महानिदेशक की जो शक्तियां हैं किसी राज्य के पुलिस महानिदेशक को प्राप्त शक्ति के बराबर होती हैं। हम कहेंगे ये वाला भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य हाइपोथैलेमस का नहीं है? हाइपोथैलेमस का इनमें से कौन सा कार्य नहीं होता है? हम देखते हैं। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होने में हार्मोन्स को क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। हम कहेंगे ये तो सही करते हैं। यह भूख, प्यास और ताप नियंत्रण का कार्य करते हैं। अगर भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो हाइपोथैलेमस के कारण ही ऐसा होता है। हम कहेंगे ये भी ठीक है। यह शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं। भाई शरीर का संतुलन कैसे बनाए रखेंगे, है ना। शरीर का संतुलन ये नहीं बनाते हैं। यह वसा, कार्बोहाइड्रेट और पाचक पर नियंत्रण भी करता है। तो हम कहेंगे ये वाला भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति कार से यात्रा कर रहा है और कार अचानक बाईं ओर घूम जाए तो व्यक्ति को दाईं ओर की तरफ झटका लगता है। यह झटका किस बल के कारण लगता है? देखो बढ़िया क्वेश्चन है, और आप इसमें उदाहरण के तौर पर खुद भी गाड़ी में ऐसा कर सकते हो। ये मान लो कार है ना, ये कार है और यहाँ पर स्टीयरिंग है और यहाँ पर व्यक्ति बैठा है। मान लो कह रहा है कि यदि कोई कार से यात्रा कर रहा है और कार अचानक से बाईं ओर घूम जाती है, लेफ्ट साइड अगर घूम जाती है, तो व्यक्ति जो है अचानक से दाईं ओर की तरफ झटका लगता है। लेकिन यह झटका किस बल के कारण? तो हम कहेंगे अपकेंद्रीय बल के कारण लगता है। कौन सा? अपकेंद्रीय बल के कारण जो है वो लगता है। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? बाबरनामा की बात कर रहा है, तो बाबरनामा का जो अंग्रेजी अनुवाद है लेडेन एवं रस्किन के द्वारा किया गया था। किसके? लेडेन एवं रस्किन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत प्रथम श्रेणी के नगरीय संकुलों में निवास करती है? तो कितना प्रतिशत करती है? 70.2% नगरीय संकुलों में जो है निवास कार्यरत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीशोषण से ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होती है।
जिसमें ग्लूकोज का अणु विघटित होकर पायरुविक अम्ल का अणु बनता है। यदि इस क्रिया में ग्लूकोज के 3 अणु विघटित होंगे तो पायरुविक अम्ल के कितने अणु बनेंगे? साइंस का क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन जो आपका सही होगा 6 अणु बनेंगे। कितने? 6 अणु बनते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का अयस्क नहीं है? जिंक का जो आपका वो होता है फॉर्मूला, मतलब Zn लिखते हैं, जिंक का अयस्क कौन सा नहीं है? तो हम कहेंगे जो क्यूप्राइट है वो जिंक का अयस्क नहीं है, जबकि जिंकाइट, कैलामीन और कैलोमल ये आपके जिंक के अयस्क के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का पूर्व से पश्चिम का सही क्रम बताओ। पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट कह रहा है, पूर्व से पश्चिम का क्रम बताइए। अगर हम क्रमों की बात करें पूर्व से पश्चिम में, तो महाराजगंज सबसे पूर्व में है। महाराजगंज के पूर्व चलेंगे तो सिद्धार्थनगर, फिर श्रावस्ती और आपका सबसे पश्चिम में पीलीभीत है। हमारा ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन से यमुना नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित कौन से हैं? तो हम कहेंगे जो आपका कालपी है और आपका कौशाम्बी है, नेक्स्ट आपका इटावा है। ये तीनों आपके यमुना नदी के तट पर, जबकि कन्नौज आपका यमुना नदी के तट पर नहीं है। तो 1, 2, 3 आपका यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश नॉर्डिक देशों के समूह में नहीं है? नॉर्डिक देश तो आप समझ पा रहे होगे ना, जो नॉर्डिक देश होते हैं कौन कौन से हैं? पहले तो इसमें ही देख लेते हैं कौन कौन से नॉर्डिक देश है ना। इनमें से कौन सा एक नॉर्डिक देश नहीं है? तो हम कहेंगे आइसलैंड नॉर्डिक देश में आता है, आइसलैंड आता है, फिनलैंड भी आता है, डेनमार्क भी आता है। लेकिन नीदरलैंड की बात किया है तो आपका नॉर्डिक देश में नहीं आता है। अच्छा, कुछ नॉर्डिक देश में और देश भी आते हैं, कौन कौन से हैं? नॉर्डिक देश में कुछ देश आते हैं, कौन कौन से आते हैं? जैसे हम पहली बात करें तो नॉर्वे आता है, नॉर्वे के बाद स्वीडन भी आता है और फिनलैंड आता है, आपका डेनमार्क और अंतिम में आपका आइसलैंड। तो ये आपके जो 5 देश हैं वो आपके किस में आते हैं? नॉर्डिक देश के समूह में आते हैं। नॉर्वे और स्वीडन को ही रखना है, नॉर्वे और स्वीडन को ही हम क्या कहते हैं? हम स्कैंडिनेवियन भी हम कहते हैं, ध्यान रखिएगा, स्कैंडिनेवियन भी हम कहते हैं। क्वेश्चन पाते हैं, निम्नलिखित पर विचार करें। गौतम बुद्ध नगर, औरैया, कानपुर नगर और इटावा साक्षरता के अनुसार उपयुक्त जिलों का सही क्रम क्या है? साक्षरता के अनुसार सबसे पहले कौन सा आएगा? गौतम बुद्ध नगर आ जाएगा, फिर आपका कानपुर नगर आ जाएगा और फिर आपका औरैया आ जाएगा, फिर आपका इटावा आ जाएगा। तो हमारी जो ऑप्शन रहेगा ए वाला रहेगा। 1, 2, 3, 4 आपके यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कितने कथन यहाँ पर या कौन सा कथन यहाँ पर सही है? देखते हैं। मानव भ्रूण में न्यूरल ट्यूब का निर्माण जो है गैस्ट्रुलेशन के बाद होता है। बिल्कुल बात ठीक है। न्यूरल ट्यूब से केंद्रीय तंत्र, जो केंद्रीय तंत्र का तंत्र है, सेंट्रल नर्वस जो सिस्टम होता है वह विकसित होता है। हम कहेंगे ये भी ठीक है। न्यूरल ट्यूब दोष केवल आनुवंशिक कारकों के कारण होते नहीं, ये गलत हो जाएगा। आनुवंशिक केवल कारणों के कारण होते हैं, ये आपका ऑप्शन जो है वो गलत है, बल्कि पोषणीय और पर्यावरणीय कारकों के कारण होते हैं। किसके? पोषणीय एवं पर्यावरणीय कारणों के कारण होते हैं। तो तीसरा वाला ऑप्शन गलत है, केवल 1 और 2 ऑप्शन सही है। बी वाले पे हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर करेक्ट है? देखते हैं कौन सा कथन सही है। मानव भ्रूण के हृदय का जो विकास है गर्भधारण के 3रे सप्ताह में होता है, शुरू हो जाता है। हम कहेंगे ठीक है। हृदय की धड़कन गर्भधारण के 6ठे सप्ताह से शुरू हो जाती है, हम कहेंगे ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर कहा जा रहा है कि सही नहीं है, गलत है? कौन सा ऑप्शन गलत है पूछ रहा है। बात करेंगे, हृदय का पूर्ण रूप से विकसित होना गर्भधारण के 9वें सप्ताह में होता है। बिल्कुल बात यहाँ पर सही है ना। क्वेश्चन के हिसाब से सही है, वैसे गलत है, याद रखना है, वैसे गलत है। क्योंकि बात करें, भ्रूण का हृदय गर्भधारण के 9वें सप्ताह में पूर्ण विकसित नहीं होता है, बल्कि पूर्ण विकास 2रे और 3रे तिमाही में होता है। 3रे तिमाही में होता है, माह में बात कर रहा है, ना कि सप्ताह में बात कर रहा है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, 9वें सप्ताह में पूर्ण रूप से नहीं होता है, होता तो है पर पूर्ण रूप से नहीं होगा, बल्कि 2रे या फिर 3रे तिमाही में होगा। 2रे या तीसरे तिमाही में होगा, ध्यान रखना है, 3रे माह में होता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला जो ऑप्शन है क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। भ्रूण के अंगों की प्राथमिक जो संरचना का निर्माण है गर्भधारण के पहले तिमाही से होने लगती है। हाँ, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन दूसरा पूछा है गलत कौन सा है, तो हम कहेंगे पहला वाला ऑप्शन जो है वो गलत था, जबकि दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो आपका सच में सही है। आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? सही देखते हैं। भ्रूण के अंगों की परिपक्वता का जो स्तर है गर्भधारण के अंत तक पूर्ण होती है, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। भ्रूण के अंगों की संरचना गर्भधारण के 4थे तिमाही में कार्यशील होती है, हम कहेंगे गलत है।
तो हमारा ऑप्शन केवल यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? देखते हैं कौन सा कथन सही है। सभा एवं सम्मति को अर्थरवेद में प्रजापति की क्या कहते थे? दो पुत्रियां के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल ठीक है। सभा जो थी वो कुलीन वर्गों एवं कुल वृद्धों की संस्था के रूप में कार्य करती थी। हम कहेंगे ठीक है, तो हमारे दोनों ऑप्शन सही है, तो सी वाले पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? अब कौन सा कथन सही है? ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 बताई गई है। बिल्कुल करेक्ट है। ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है, ये भी ठीक है। तो ऋग्वेद क्या कहते हैं? अष्टक भी कहते हैं। हमारा एक और दो दोनों सही होंगे, हम सी वाले पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है अभिकथन और कारण है। कौन सा अभिकथन कारण यहाँ पर करेक्ट है? अभिकथन कहता है कि हड़प्पी धर्म के एक लक्षण के रूप में मार्त देवी की पूजा जो है हड़प्पा संस्कृति के सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी। अब आप खुद समझ पाए, सभी पूर्ण नगरों में प्रचलित थी, तो ये कहना बहुत यहाँ पर गलत है। कारण कहता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पकी हुई मिट्टी की स्त्रियां आकृति बड़ी संख्या में प्राप्त की गई हैं। हाँ, कारण तो सही लिखा है, लेकिन कथन गलत है, तो ए गलत है, किंतु आर सही है। हमारा ऑप्शन डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? सही कथन देखते हैं। हज्जाज ने खलीफा वाहिद से अनुमति प्राप्त कर मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर विजय के लिए भेजा था। बिल्कुल बात ठीक है। 1811-12 में मोहम्मद बिन कासिम के मकरान मार्ग से भारत पर आक्रमण किया था। तो आप सभी को पता होगा कि भारत पर आक्रमण 711-12 में किया गया था, ना कि 811-12 में। तो दूसरा वाला गलत है, केवल ऑप्शन हमारा एक ऑप्शन यहाँ पर सही है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नीचे दिए गए अभिकथन और कारण, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है? अभिकथन कहता है गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने द्वारका की विजय की थी। बिल्कुल ठीक है। कारण कहता है कि क्षेत्र में रहने वाले जो समुद्री डाकू थे इस बंदरगाह से मक्का जाने वाले हज यात्रियों को लूटा करते थे, इसीलिए महमूद बेगड़ा के द्वारा विजय प्राप्त की गई थी। तो ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है, इसीलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, कौन सा अकबर के द्वारा जारी सोने का सिक्का नहीं था? अकबर के द्वारा 3 थे, एक नहीं था। कौन सा नहीं था? मुहर था, आत्ममाह था, आत्ममाह था, बिनसात था। लेकिन चंदन ये कोई अकबर के द्वारा जारी किया गया सोने का सिक्का नहीं था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन बताइए। गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में कह रहा है, बताओ। बात करते हैं, यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। बिल्कुल करेक्ट। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों से होकर गुजरेगा। तो आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश के 11 नहीं बल्कि 12 जिलों से होकर गुजरता है। जिलों की बात करें तो मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरेगा। तो आपका दूसरा गलत है। तीसरा, इसकी लंबाई जो है बदायूं जिले में पड़ेगी, सबसे अधिक लंबाई बदायूं पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। और चौथा, इस एक्सप्रेस पर 5 औद्योगिक कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे। हम कहेंगे ये भी ठीक है। तो 1, 3, 4 सही है, तो सी वाला ऑप्शन रहेगा, क्योंकि दूसरा वाला ऑप्शन गलत है। 11 जिलों से नहीं जबकि 12 जिलों से होकर गुजर रहा है। उत्तर प्रदेश में ऐसे मंडलों की संख्या कितनी है जिसके अंतर्गत 6 जिले शामिल हैं? तो ऐसे मंडलों की संख्या कितनी है? तो हम कहेंगे ऐसे मंडल जो है वो 3 है। कौन से हैं? 3 है। कौन कौन से बात करें तो एक तो आपका लखनऊ हो जाएगा, एक आपका कानपुर हो जाएगा और एक आपका मेरठ हो जाएगा। ये 3 ऐसे जिले हैं जिसके अंतर्गत 6 जिले हैं, जिसके अंतर्गत क्या है मंडलों की संख्या है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से समुद्री प्राणियों में किन में शोषण के लिए क्लोम या गिल्स नहीं होते हैं? शोषण के लिए क्लोम या गिल्स नहीं होते हैं। ऐसे कौन कौन से हैं प्राणी? तो समुद्री प्राणी हैं जो, तो वो हैं आपके डॉल्फिन, व्हेल और वालरस। ऑक्टोपस में होते हैं। तो डॉल्फिन, व्हेल और जो वालरस है इसमें आपके गिल्स नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से जंतुओं में किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? कौन सा जंतु है जिसका हृदय कैसा होता है? 4 कक्षीय होता है। तो हम कहेंगे मगरमच्छ। इसमें मगरमच्छ, ध्यान रखिएगा, मगरमच्छ में जो होता है वो हृदय 4 कक्षीय होता है, जो कि एक अपवाद है। क्या है? एक अपवाद है। हालांकि उभयचरों और सरीसृपों में हृदय जो होता है त्रिकक्षीय होता है, न कि 4 कक्षीय होता है। औद्योगिक नगर किसे कहते हैं? औद्योगिक नगर पूछ रहा है, किसे कहते हैं? हम कहेंगे औद्योगिक नगर उसे कहते हैं जहां 60% से अधिक जनसंख्या विभिन्न उद्योगों में लगी होती है, उसको हम औद्योगिक नगर के रूप में जानते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्थित है कहां पर? अगर एक लफ्ज में कहा जाए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो आपका है वो आपकी चेन्नई में स्थित है। कहां पर? चेन्नई में स्थित है। ठीक है। ब्लू कार्बन से आप क्या समझते हैं? ब्लू कार्बन,
पिछली वीडियो में भी आया था एक क्वेश्चन, वो संस्कृत आईएएस में था, है ना, लेकिन ब्लू कार्बन इसमें भी आया। तो मतलब ब्लू कार्बन के बारे में थोड़ा सा आप इसको याद करके रखिए। ब्लू कार्बन उसे कहते हैं जो महासागरों एवं तटीय पार्श्विक तंत्रों के द्वारा परिगृहित कार्बन होते हैं, उसे हम ब्लू कार्बन के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कितने कथन यहाँ पर सत्य हैं उसके बारे में बताएं। देखते हैं। कुतुबी मोहम्मद गौरी का दरबारी इतिहासकार था जिसकी पुस्तक तारीख यामनी है। आपको याद रखना है कि महमूद गजनवी के दरबार में फिरदौसी, अलबरूनी, उतवी आदि विद्वान थे। किसके? महमूद गजनवी के, ना कि मोहम्मद गौरी के। तो पहला गलत। फिरदौसी ने महमूद गजनवी के आदेश पर शाहीनामा लिखी। तो अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि फिरदौसी ने ही महमूद गजनवी के आदेश पर शाहीनामा लिखी थी और उसे फारसी का होमर भी कहा जाता था। किसे क्या कहा जाता? फारसी का होमर भी कहा जाता था। किसे? फिरदौसी को। तो दूसरा वाला क्वेश्चन इसी से मिल गया कि अलबरूनी को फारसी का होमर कहा जाता था। नहीं, फारसी का होमर फिरदौसी कहा जाता था। तीसरा गलत, केवल दूसरा ऑप्शन सही है। तो हम कहें केवल उपयुक्त में से एक ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें और कितने कथन यहाँ पर सत्य है। बात करते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ का जो कथानक है सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। संथाल आदिवासी जो विद्रोह 1855-56 के नेता की बात करें, सिद्धू कानू नामक दो भाई थे। हम कहेंगे ये भी सही है। तीसरा कहता है फकीर विद्रोह 1776-77 में हुआ, पंजाब क्षेत्र में हुआ। इसके प्रमुख नेता मजनू साय और चिराग अली थे, जो कि हो जाएगा आपका गलत। क्यों? क्योंकि फकीर जो विद्रोही है पहले तो 1776-77 में तो ठीक है, पंजाब क्षेत्र में नहीं हुआ था बल्कि बंगाल क्षेत्र में हुआ था। कहां पर? बंगाल क्षेत्र में किया गया था। तो आपका ऑप्शन केवल 1 और 2 रहेंगे सही, तीसरा वाला ऑप्शन जो है आपका गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बहावी आंदोलन के संदर्भ पर विचार करें, कौन से ऑप्शन यहाँ पर सत्य है। बहावी आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। रायबरेली के सैयद अहमद इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। बिल्कुल ठीक। भारत में इसका प्रमुख केंद्र जो था पटना था। ये भी सही है। सैयद अहमद ने पंजाब की सिखों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की थी। हम कहेंगे भी ठीक है। तो 1 2 3 तीनों ही सही है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा ए वाला बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट विद्रोह की बात करेंगे, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिन एक कोहे का क्या अर्थ है? संथाल विद्रोह में दामिनी जो एक कोहे है उसकी बात करें तो इसका अर्थ होता है राजमहल पहाड़ी के समीप की जमीन। राजमहल जो पहाड़ियों के पास की जमीन है उसको हम क्या कहते हैं? दामिनी कोहे कहते हैं आपकी संथाल भाषा। किसने 1840 के करीब कूका आंदोलन का आरंभ किया था? कूका आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो ऑप्शन रहेगा भगत जवाहर मल जी के द्वारा कूका आंदोलन किया गया था। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? ऐसे कौन से ब्रिटिश अधिकारी हैं जिन्होंने अपना जीवन खोया है? तो जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सन हेनरी लॉरेंस। तो आप कहोगे इनमें से कौन कौन से रहेंगे? हम कहेंगे इनमें से जनरल नील, जनरल हैवलॉक और सन हेनरी लॉरेंस 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या खोया है? अपना लखनऊ में अपना जीवन खोया है। तो आपका ऑप्शन रहेगा 2 3 4 सही है, जबकि ए वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर गलत था। एक तरफ झील है और एक तरफ उनकी अवस्थिति है। कौन सी झील की अवस्थिति कहाँ है? जैसे हम बात करें कौन सी? सोज झील। सोज झील आपकी मैनपुरी में है। कहां पर है? मैनपुरी में है। अगर हम बात करें शेखा झील आपकी अलीगढ़ में है। बखीरा झील की बात करें तो संत कबीर नगर में है। और अगर हम बात करें आपकी सरसई झील इटावा में है। ऑप्शन जो आपका सही होगा हमारा बी वाला रहेगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लंबाई की व्यवस्थित करना है, सबसे पहले कौन सी जाएगी? तो हम कहेंगे सबसे पहले जो होगी घाघरा होगी। और घाघरा की अगर बात करें तो आपकी 1080 किलोमीटर है। गोमती की बात दोबारा की जाए तो गोमती आपकी 940 किलोमीटर में है। रामगंगा की अगर हम बात करें, रामगंगा आपकी 690 किलोमीटर में है। वहीं आपकी राप्ती की बात की जाए तो 640 किलोमीटर में। तो ऑप्शन आपका बी वाला रहेगा, पहले घाघरा, फिर गोमती, फिर रामगंगा और फिर राप्ती नदी की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जिस पर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय अधिकतम आय हो। क्या हो? प्रति व्यक्ति जो राष्ट्रीय आय वो अधिकतम हो, उसको क्या कहते हैं? अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि अर्थ हॉवर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अर्थ हॉवर के संदर्भ में कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? तो हम कहेंगे प्रतिवर्ष मार्च माह के अंतिम शनिवार को रात्रि में 8:30 से 9:30 गैर जरूरी विद्युत लाइटें बंद कर इसे मनाया जाता है। क्या ऐसा ही होता है?
क्या ऐसा ही होता है? तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। सही है ये वाला क्वेश्चन। दूसरा है अर्थ ओवर 2024 की थीम हमारे एक साझा घर के लिए एकजुट होना, हम कहेंगे ये भी सही है। इसका प्रारंभ सिडनी ने वर्ष 2009 में किया था, हम कहेंगे ये भी ठीक है। इसका आयोजन जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी करता है, हम कहेंगे ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि इसका जो है आयोजन जो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर करता है, मतलब कि WWF के द्वारा जो है वो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर हम। यदि दो समतल दर्पण 30 डिग्री कोण पर झुके हों तो उनके मध्य में रखी वस्तु के जो बने प्रतिबिंब हैं उनकी संख्या कितनी होगी? तो हम कहेंगे उनकी जो संख्या है वो 11 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उनकी संख्या 11 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक तरफ धारणीय विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य है और उनका सतत विकास है। कौन सा नंबर किस लक्ष्य से संबंधित है देख लेते हैं। सतत विकास 13 की बात करें तो समुद्री संसाधन से नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन संबंधित है। सतत विकास अगर हम 8 की बात करें तो सतत आर्थिक सहायता संबंधित है। सतत विकास लक्ष्य 5 की बात करें तो लैंगिक समानता से संबंधित है। किससे? लैंगिक समानता से। सतत विकास 12 की बात करें तो जलवायु मरुस्थलीकरण से नहीं है बल्कि किससे है? स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना है। क्या है? स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से अम्ब्रेला कानून के नाम से किस जाना है? भाई कह रहा है अम्ब्रेला कानून के नाम से किसे जाना जाएगा? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को अम्ब्रेला कानून के नाम से जो है वो जाना जाता है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की नदियों के संदर्भ पर विचार करें और इनमें से कौन से कथन यहाँ पर सही है। बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा बाईं ओर से यमुना, गोमती, दाईं ओर से रामगंगा, कर्मनाशा नदियां मिलती हैं। क्या सही है? गलत है। नेक्स्ट है, गोमती एक स्थलीय नदी है जिसका उद्गम जो स्थान पीलीभीत के दलदली क्षेत्र मतलब कि फुलहर झील से होता है। बिल्कुल सही है। बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिलती है, हम कहेंगे भी ठीक है। सिंध काली सिंध नदी राजस्थान के टोंक जिले से निकलकर जगम्मनपुर होगा, गलत लिखा है, जगम्मनपुर है, जालौन के उत्तर में गंगा नदी से मिलती है। आपका ये भी गलत है। तो आपका दूसरा और तीसरा सही है, तो हम ए पे टिक लाएंगे। 2 और 3 सही है। कौन सा? 2 और 3 सही है, जबकि पहला और चौथा जो है गलत है। तो यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट वीडियो हम 101 से करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो चैनल पे नए थे, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ पर मिलता रहेगा। आज के लिए धन्यवाद।